चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम जो है देखेंगे 2014 प्रथम पाली में पूछे गए साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा। तो प्रथम पाली से होगा, चलिए ठीक है। बताइए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नर्म लोहा का। यहाँ पे दो बात यहाँ से ध्यान रखना है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः में पूछे तो नर्म लोहा, लेकिन पूछ दे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा, यानी वोल्टेज पूछे तो 220 हो जाएगा। और किस प्रकार का धारा आता है? प्रत्यवर्ती धारा। इंग्लिश में इसको अल्टरनेटिव करें, नहीं एसी कहते हैं, है ना। तो घरों में जो बिजली आती है जो कि ट्रांसफार्मर से आती है वो 220 वोल्ट पर आती है। कौन सा करंट? एसी करंट। एसी करंट को क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 220 वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, V फॉर वोल्टेज हो गया, यानी कि वोल्ट कह सकते हैं इसको, वोल्ट। ठीक है, क्या कहते हो? वोल्ट। बताओ वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है? विभवांतर या विभव का। और प्रत्यवर्ती धारा, धारा कैसा मात्रक क्या होता है? धारा कैसे, विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वाट बोला था, वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का होता है। किसका होता है वाट? विद्युत शक्ति का। विद्युत धारा का एम्पियर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है। आँख में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बहुत क्या बनता है? छोटा बनता है ना, छोटा बनता है। और वस्तु का सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। मस्तिष्क उसको क्या करता है? सीधा करके देखने का अनुभूति देता है कि तुम सीधा देखो, है ना। बनता उल्टा है। मस्तिष्क नहीं, जो दिमाग है वो कहता है तुमको देखना सीधा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारा खेल मस्तिष्क का है। इसीलिए वहाँ से तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है ना, नर्वस सिस्टम, वहाँ से मस्तिष्क में। ठीक है। चलिए, आँख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है, कितना होता है? IC का एक दूसरा है। यहाँ पे दूर बिंदु पूछ दिया तो अनंत, और निकट बिंदु पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होगा? अनंत। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मतलब बात को, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? किसका यहाँ पूछा गया है? जीवाश्म ईंधन का। तो ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? जो जीवों से प्राप्त होता हो। जो किससे प्राप्त होता हो? जीवों से प्राप्त होता हो। ठीक है। तो जीवों से कैसे प्राप्त होता है आपको ना बताए थे कि होता है क्या है कि जब कोई पेड़ पौधा जीव जंतु है ना खत्म हो जाता है, अपने आयु समाप्त कर लेता है, अपना जीवन जी लेता है, मर जाता है, तो उसके बाद वो सैकड़ों हजारों करोड़ों साल तक क्या होता है? पृथ्वी तल के नीचे दबाव होता है। तो उस पर दबाव इस सब ना के वजह से जो होता है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तन हो जाता है वो। ठीक है। जैसे कि कोयला हो गया या पेट्रोलियम पदार्थ हो गया। तो पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत क्या सब आ सकता है? सारी चीज़ आ जाएगा। पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, केरोसिन भी आ जाएगा, जो आपका गैस है वो भी आ जाएगा। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ बोलते हैं वो केवल पेट्रोल नहीं होता है, वो सारे चीज़ें इसी में आ जाता है। इसी से आपको अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टेम्परेचर पे वो चीज़ तैयार किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ बताना है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इसमें से कौन है? तो ऑप्शन समझ लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि कहीं ना कहीं जीव से संबंधित होना चाहिए तभी उसका आंसर होगा। जैसे नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन ये किसी प्रकार का जीव है क्या?
नहीं, नाभिकीय संलयन जो होता है वो जो सूर्य देखे ना, सूर्य, तो सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के वजह से, वहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के जो होता है वो हीलियम बनाता है। ठीक है। और जो आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा कोई जीव है, सजीव है कि निर्जीव है? चंद्रमा क्या है? निर्जीव है। चंद्रमा क्या है? निर्जीव है। तो इसमें इससे जीवाश्म ईंधन प्राप्त ही नहीं हो सकता है ना। और ऐसे, और सूर्य, सूर्य क्या है? भी निर्जीव है। तो इसमें से क्या होगा? कोई नहीं। ये मेरा आंसर सही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? किसने? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने किया था। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? क्या होता है? याद रखने के लिए सिंपल सा बताया गया था, जो दिखता है वही दोष है। जो दिखता है वही दोष है। यदि निकट की वस्तु स्पष्ट दिख रही है, साफ साफ दिख रही है निकट की वस्तु, तो निकट दृष्टि दोष है। और दूर की वस्तु यदि स्पष्ट दिख रही है तो वो दूर दृष्टि दोष है। ठीक है। ये यहाँ पे क्या पूछा गया? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, यदि निकट का साफ साफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा है। तो दूर को साफ साफ देख रहा है यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि निकट का नहीं दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष मार दो। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दृष्टि दोष कितना तरह का? मुख्य रूप से 3 तरह का, 4 प्रकार का बोलेंगे तो चलेगा। देख लो, मुख्य रूप से 3 प्रकार का। एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होगा आपका दूर दृष्टि दोष, और दूर को ही हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बात है? दूर और दीर्घ। एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक है। एक और ले लेंगे अबिंदुकता। चलो बता देते हैं अबिंदुकता। एक और ले लो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यहाँ पे उपचार में आता है? बताओ, लेंस का नाम बताओ जिससे कि ठीक किया जाएगा। निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाई फोकल या फोकस। ठीक है, बाई फोकल ही लिख देते हैं, बाई फोकल या द्विफोक्सी लेंस हिंदी में बोलेंगे। ठीक है। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। और मोतियाबिंद के लिए कोई लेंस नहीं। मोतियाबिंद के लिए कोई लेंस नहीं, कोई चश्मा का जरूरी नहीं है इसको। इसका एक उपाय है, सीधा ऑपरेशन, बाकी और कोई उपाय नहीं। समझ गए? हाँ। तो सबसे खतरनाक कौन हो गया? ठीक है। आयु खतरनाक क्या है, अबिंदुकता भी खतरनाक क्या है ना। इसमें क्या होगा है ना, जिसको या तो सीधा दिखेगा तो नीचा ना, नीचा दिखेगा तो ऊपर नहीं, है कि नहीं। यदि हमको सीधा दिख रहा है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे पते ना है, और नीचे दिख रहा है सामने से कोना पते ना है। और ऐसा भी नहीं है कि नीचे देखेंगे तो ऊपर कर लेंगे तो ऊपर दिखने लगेगा, ऐसा भी नहीं होता है। समझ गए? तो सीधा मस्तिष्क को प्रभावित करता है ये। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन इतना में से एक क्वेश्चन क्या है? फिक्स है। ठीक है, किस लेंस से कौन सा उपचार होता है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। चलो आगे क्वेश्चन पूछे। समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया है CaSO3। अब इसको जो है यहाँ पे तोड़ ताड़ के 2 गो बना दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब बोल रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्या है? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन बोल लो, या इसी को अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। अपघटन, ठीक है, अभिक्रिया कह सकते हैं। वियोजन मतलब क्या हो गया? जो टूटकर, एक से टूटकर 2 बन जाए, तो एक से टूटकर क्या हो गया? 2 बन गया, वो वियोजन हो गया। इसी का एक उल्टा होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जो जुड़कर एक होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो क्या बनेगा? जल। तो 2 गो जुड़ के क्या बन गया? 1 गो बन गया, इसीलिए यहाँ पे संयोजन हो गया। संयोजन का मतलब जुड़ना। तो ये जुड़कर क्या हो गया? 1। जब कोई चीज़ जुड़ के 1 हो रहा होगा, समझना संयोजन है। और एक चीज़ टूट कर 2 गो बन रहा है, तो समझना अपघटन या फिर इसी को वियोजन है।
समझे। तो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा कौन होता है? वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन एक दूसरे का विपरीत होता है। कोई दिक्कत? ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाला पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, दोनों शिफ्ट में से समझो कि उल्टा पुल्टा पूछ भी करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। शाक सब्जी का कंपोस्ट, जब कंपोस्ट बनेगा तो क्या होगा? उससे ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा ना। और जब किसी अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जब ऊर्जा अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ता है उसको, तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। यानी क्या कहता है अभिक्रिया? एक ऐसी अभिक्रिया है जो कहता पहले ऊष्मा हमको दो, उसके बाद होंगे तो ऊष्माशोषी। और कुछ ऐसी अभिक्रिया है जो कि अभिक्रिया होने के बाद ऊर्जा निर्माण करेगा, ऊष्माक्षेपी। जैसे शाक सब्जी से कंपोस्ट बना, ऊष्माक्षेपी। भोजन का पचना भी ऊष्माक्षेपी, क्योंकि भोजन पचता है तो शरीर में ऊर्जा बनता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। समझ गए? आगे, कौन विजातीय यौगिक है? कौन विजातीय? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही चीज है। सभ्य का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, इसी का लिखा हुआ। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। लाइव वीडियो ना, ऑनलाइन वीडियो देखने वाले को यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता है तो कमेंट में करके बताएं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का होगा? अब यहाँ पे जो है समझ लो, पीएच वैल्यू दिया हुआ है 2, 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्षार इसमें से कौन होगा? क्या होगा? 6, 13 हो जाएगा। क्यों होगा 13? है ना। क्षार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन है? 13 है। और 7 किसका पीएच मान होता है? उदासीन का। जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। और 7 से जो कम हो जाता है वो किसका होता है? वो अम्ल का होता है, ठीक है। क्या होता है? अम्ल का होता है, ठीक है। तो ये 3 पीएच मान होता है, 7 उदासीन का, 7 से कम अम्ल का और 7 से अधिक क्षार का, है ना। ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था, है ना, इजी था, लेकिन किसी को नहीं पता रहेगा तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और सच का पीएच मान कितना होता है? अरे सच क्या होता है? कड़वा होता है। सच क्या होता है? कड़वा। और कड़वा मतलब क्षार। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अरे सच सच है, ठीक है। पीएच स्केल में मापने लगा। चलो आगे, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? क्या क्वेश्चन था? कौन सा धातु? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव था? इसमें गलती कर देते हो, हमेशा बोलते हैं, गलती हो क्या तुम लोग से, है ना। धातु और अधातु, ये 2 चीज ध्यान में रखेंगे। कमरे के ताप पे द्रव क्या पूछा जा रहा है? धातु पूछा जा रहा है कि अधातु पूछा जा रहा है? इस पे पहले गौर करना है ना। क्वेश्चन पूछा अधातु पूछा गया है यहाँ, तो कौन होगा? तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन को कैसे लिखते हैं? Br से। इसकी परमाणु संख्या 35 होता है। अधातु पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। पारा किसे लिखते हैं? Hg से। परमाणु संख्या 80। पारा को ही क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं, ठीक है। पारा को ही मरकरी कहते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, रट लो अच्छा से, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे आवर्त सारणी में से यही 2 तत्व ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में है, कमरे की अवस्था में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पूरे आवर्त सारणी में कितना तत्व है? 2 तत्व। एक वो धातु है और एक अधातु है। धातु में से हो जाएगा आपका पारा और अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन। यही है, और कोई है ही नहीं। बाकी ठोस है, गैस है, ठीक है। आगे, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन O2 ना है, इसका बंधन कैसे बनेगा? OO। ठीक है। ऑक्सीजन O परमाणु संख्या 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6 हो जाएगा, तो अंतिम में कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो है 6 करना है, लेकिन अस्थायी होने के लिए अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अंतिम में 6 पहले से है, तो कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है। 6 हो गया इसके पास, 6 इसके पास भी है। ठीक है। इसके पास भी समझ लो 6, मान लीजिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इसके पास भी 6 है। तो ये 6 क्या करेगा? ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा इसके साथ कि हम तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेते हैं, तुम भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लो। और इस प्रकार से एक इस ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा? 6 इसका पहले था, 2 इससे साझा कर लिया तो 8 हो गया, ये हो जाएगा स्थायी। अब यहीं से बॉन्ड बना दो, तो कितना बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन परमाणु के बीच कितना बंधन होता है? डबल बॉन्ड होता है, 2 बंधन होता है। समझ गए? और नाइट्रोजन पूछ लेगा, नाइट्रोजन में तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन में 3 होता है। नाइट्रोजन में 3 होता है। ठीक है। नाइट्रोजन में कितना होता है? 3। हाइड्रोजन में तो 1 होता है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3, हाइड्रोजन में 1। ठीक है। यदि संरचना नहीं करने आता है तो तुम ये 3 को याद रख लो फिलहाल। बाकी संरचना करने आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी देगा तो बना ही दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर, पौधे है, हरे पौधा है, नील हरी शैवाल है, फूल पत्ते हैं, या जंगली जानवर है। उपभोक्ता का मतलब क्या होगा? जो उपयोग करता हो, है ना। आहार श्रृंखला में 3 चीज बताए थे। आहार श्रृंखला में कितनी चीज? 3 चीज बताया गया था। ठीक है। आहार श्रृंखला पहला होता है उत्पादक। उत्पादक तो जितने भी आपका हरे पेड़ पौधा है, ठीक है, हरे पेड़ पौधा है, वो सभी क्या है? उत्पादक है। उत्पादक को खाने वाले को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और इसका उपयोग करने वाले को अपघटक कह सकते हो आप। अपघटक सबसे लास्ट में कीड़ा मकोड़ा जो होता है। उपभोक्ता 3 तरह का होता है। उपभोक्ता 3 तरह का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो सीधा किसको खाता है? उत्पादक को, यानी कि वो घास उस खाएगा, जैसे गाय, बकरी, हिरन, ये सब हो गया, है ना। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो इसको खाएगा, पहले वाले को। और तृतीयक जो होगा वो, है ना, किसी को कोई दे दो सभी को खा जाएगा। मनुष्य किस में आता है? मनुष्य किस में आएगा? 2 3 किस में आएगा? अरे 2 नंबर 3 नंबर 2 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किस में मनुष्य आएगा? 2 में आएगा। तुम तो बकरियाँ खाती हो, मांसे खाती हो ना, सब खा लेते हो, कुछ मिल जाए सब, है ना, ठूस लेते हो फटाफट। किस में जाओगे? 3 नंबर में। तो 3 नंबर वाले को बोलते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। सब कुछ हर लेगा, दे दो, सब कुछ दकच लेगा पकड़ के, घास भूसा सब। अब लोग घास नहीं खाते हैं? नहीं खाते हो? हैं? अरे साग नहीं खाते हो? तो साग भी क्या है? घासे ना है। घासे न हुआ हो, क्या हुआ? घास हुआ। तो घास नहीं खाते हैं, समझे? सब्जी। चलो आगे बढ़े। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में कौन सा हो जाएगा? मृत जीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रोन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली कौन हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। किसके द्वारा होगा? फूलों के द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। ठीक है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला, यानी कि जैविक अपघटन, किसका अपघटन होगा? प्लास्टिक का हो जाएगा। प्लास्टिक सड़ गल जाएगा अपने आप? नहीं ना है। और रबड़ सड़ जाएगा? नहीं सड़ेगा है, नहीं होगा रे। तो पोलोथीन हो जाएगा, गल जाएगा? नहीं गलेगा। तो ये सब नहीं होगा। लेकिन सूखे घास पत्ते ये सब क्या हो जाएगा? गल जाएगा, सड़ जाएगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, है ना, सूखे घास पत्ते। तो ये हो गया 20 क्वेश्चन आपका। ठीक है, कंप्लीट।
डिस्कशन के साथ, वो भी पक्का 20 मिनट में। ठीक है, तो चलिए, तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। यदि चैनल पे कोई नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।